हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिविड जीके एंड मैथ ट्रिक्स में। आज का जो वीडियो है प्राचीन भारत का इतिहास पर आधारित है। प्राचीन भारत के इतिहास में जो उसको विभिन्न कालखंडों के आधार पर जो विभाजित किया गया है, विभिन्न जो पुरातात्विक या लिखित विवरण या अलिखित विवरण जो है उसके आधार पर उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको आज जानेंगे। और उस समय के क्या गुण थे, क्या दोष थे, क्या मतलब खोज हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इन सारे चीज़ों को जानेंगे। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, एसएससी है, बीएसएससी है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत क्या सब आता है। प्रागैतिहासिक सबसे पहले अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास में यह जो दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहला वीडियो हमने बताया था वेद पर आधारित। जो वेद कहाँ से वेद का उत्पत्ति हुआ, वेद के कितने भाग हैं, उसमें क्या क्या है, वो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। पहला वीडियो आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो शुरुआत से प्राचीन भारत कब से शुरुआत हुआ है, उस समय से जो भी घटनाएं घटित हुई है, सब के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद इस वीडियो के बाद फिर कई वीडियो आएंगे, 10-12 वीडियो आएंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, जिसके तहत आपको वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल है, इन सबको जानेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, धीरे धीरे सभी धर्मों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे और मौर्य काल आदि सबको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए देखते हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये जान जाते हैं कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, वो इतिहास को खास करके विभिन्न स्रोतों के आधार पर, विभिन्न जो चीज़ उपलब्ध हुआ उनके पुरातात्विक स्रोत या लिखित विवरण या अलिखित विवरण के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल जो है वह कालखंड है जिसके समय का सिर्फ पुरातात्विक है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित स्रोत उपलब्ध उस समय का नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए प्रागैतिहासिक काल जो था, प्रागैतिहासिक काल पर शोध करने का श्रेय जो जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। प्रागैतिहासिक काल के जो स्रोत हैं, जो उनके खोज पर जो शोध किया था, इन्होंने किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चीज़ और इससे आधारित एक चीज़ और जान लीजिए। जो पुरातात्विक विभाग का जनक है, पुरातात्विक विभाग का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पुरातात्विक विभाग के जनक थे। चलिए अब इसमें क्या है? प्रागैतिहासिक काल, तीनों को देखिए, तीनों कालखंडों को अलग अलग डिवाइड करके हमने इसको आसान बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद इसके भी और भी कई कालखंड हैं, सबको अलग अलग तोड़ करके आपको बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अब प्रागैतिहासिक काल में आपने क्या जाना कि उस समय का जो भी है वो पुरातात्विक, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है, उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन कोई लिखित विवरण नहीं है। दूसरा आपने क्या जाना कि प्रागैतिहासिक काल जो था उस पर शोध करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल का जो समय था वो पाषाण काल था, जो पत्थरों वाला काल था। क्या था? पाषाण काल, पत्थरों वाला काल। चलिए उसको फिर आगे देखते, पहले ये देखते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें, तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो आपने इसमें क्या देखा कि ये पुरातात्विक और मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है, लिखित कुछ भी नहीं था। लेकिन आद्य ऐतिहासिक में जब ये आते हैं तो पुरातात्विक और लिखित दोनों जो स्रोत उपलब्ध है। कौन कौन स्रोत उपलब्ध है? पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है और लिखित स्रोत भी उपलब्ध है, दोनों है। लेकिन क्या हुआ? तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो भी स्रोत उपलब्ध हुए उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, उपलब्ध तो हुए, पुरातात्विक भी और लिखित भी मिला है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है जिसको मतलब आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है।
ठीक है। चलिए अब इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, हड़प्पा काल आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता आ सकता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये दोनों आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। ऐतिहासिक काल में देखिए कैसे तुलना कर रहे हैं। ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसका तो स्रोत पुरातात्विक भी है, लिखित भी है, और दोनों को दोनों जो है ये पढ़ा भी जा सका है। ये क्या हुआ, और पढ़ा भी जा सका है। जो भी स्रोत उपलब्ध हुए हैं उस काल के, उसको पढ़ा जा सका है, ठीक है। अब इसमें आता है वैदिक काल, बौद्ध काल, जैन काल आदि आता है, ठीक है। कौन कौन आते हैं, वैदिक काल, बौद्ध काल और जैन काल आदि आते हैं। अब देखिए जब हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालों को जाना, अब प्रागैतिहासिक काल को भी पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए कैसे, प्रागैतिहासिक काल को 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने, किसने, जर्गेनस थॉमसन ने 1820 में 1820 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। और ये किस तरह से किया, तो 3 भागों में जो किया, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किया। तो पहला कर दिया पाषाण, पहला क्या किया, पाषाण, ठीक है, पाषाण काल कर दिया। पहला हो गया पाषाण काल, जिसको हम पत्थरों का काल कहते हैं। इस समय में पत्थरों पर खुदाई, पत्थरों पर ही ज़्यादातर जो भी कार्य हुआ था, पत्थर के ही औजार बनाए गए थे, पत्थर से ही सारा कार्य हुआ गया था, आग उत्पन्न किया गया था, ठीक है। तो ये जो हो गया सो प्रागैतिहासिक काल का ये प्रथम जो है सो पाषाण काल है। दूसरा आता है इसी में कांस्य युग आता है, कांस्य युग, जिसको कांस्य युगीन काल भी कहते हैं, ठीक है। कांस्य युग काल में के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आता है, ठीक है। इस समय में क्या हो गया था, कांस्य युगीन सभ्यता जो है इसमें आपको अधिक से अधिक कांसे का प्रयोग किया गया था, कांसा धातु का प्रयोग किया था। सर कांसा क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु का प्रयोग किया गया था। और यह मिश्र धातु किन किन चीज़ों से बना है, तो तांबा और टीन से बना, किससे, तांबा और टीन से बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा आता है लौह युग, जो उत्तर वैदिक काल जो है वो इसके अंतर्गत आता है, लौह युग को, जिसको आयरन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन एज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आयरन एज, अब ये जो है आपको सबसे पहले आपने क्या जाना कि इतिहास को विभिन्न स्रोतों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला जाना आपने प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जाना आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा जाना ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन से भाग हैं, तो अभी आपने जाना पाषाण काल, उसके बाद कांस्य युगीन काल, और तीसरा आपने जाना क्या, तो लौह युगीन काल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो पाषाण काल है, अब पाषाण काल की चर्चा करते हैं। ये पाषाण काल है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। देख लीजिए पाषाण काल को सबसे पहले, इसमें हमने प्रागैतिहासिक काल को पहला को लिया, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, पाषाण, कांस्य और लौह युग। अब पाषाण को भी हमने पहले लिया है, पाषाण को भी देखिए कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब कैसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जरा देखते हैं। तो पाषाण को भी जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, वो पहला है पूरा पाषाण काल, अब है मध्य पाषाण काल, आगे है नव पाषाण काल, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल, ठीक है। देखिए पूरा पाषाण काल, अब इसे हमने क्या किया है, कुछ आधार मान करके, कुछ बेस मान करके इसको हम विभाजित करके और टुकड़ों में तोड़ करके कंपैरिजन करके आसानी से याद करने का एक तरीका बनाया है, जो आपके सामने अभी रखने वाले। देखिए इसका काल जैसे क्या है, आधार बनाए, गुण, इसमें क्या क्या औजार, क्या क्या खोज हुए और क्या क्या महत्वपूर्ण स्थल थे, इनके रूप में इसको डिवाइड करके आपको आसानी से याद कराने का एक तरीका हमने ढूंढा। देखिए अब ये क्या है कि पाषाण काल जो है, इसको पाषाण काल का जो काल था वो क्या था, 25 लाख BC से 10,000 BC तक। ये BC क्या होता है, ये ईसवी पूर्व होता है। ये क्या होता है, ईसवी पूर्व, ठीक है, ईसवी पूर्व होता है। तो ये जो हो गया ईसवी पूर्व, मतलब 25 लाख वर्ष जो है ईसवी पूर्व की बात हो रही है, से 10,000 ईसवी पूर्व तक का यह जो काल था उसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए 10,000 से 4,000 ईस्वी तक, 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व को हम क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं नव पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस समय की
के क्या क्या गुण थे उस चीज़ को देखते हैं। तो आपने कालखंड जाना, काल जान लिया कि जो 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व की बात होगी वो आपको पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। और जब 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में हो जाएगा। और जब 4,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व की बात होगी तो वह क्या हो जाएगा आपको नवपाषाण काल में। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाली बात कभी कभी क्रिएट हो जाती है क्या, तो ये जो है नवपाषाण काल कहीं कहीं पर आपको 10,000 से 1,000 भी दे दिया जाता है। तो वो क्या होता है, तब मान लीजिए कि जो ये था जो 4,000 BC से 1,000 BC इसको माना जाता है नवपाषाण को। लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसा कि 10,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व को भी नवपाषाण काल में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है, जरा देखिए उसको। जो 10,000 से 1,000 इसलिए डाल दिया जाता है कि देश विभिन्न रियासतों, विभिन्न भागों, विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था और है। तो कुछ भाग जो है, कुछ भागों में जो जानकारियाँ थी वो ज़्यादा तेज़ी से उभर रहा था। तो जहाँ जानकारियाँ तेज़ी से उभर रही थी वहाँ विकास तेज़ी से हो रहा था, और जहाँ जानकारियाँ धीरे धीरे हो रही थी, जो वहाँ से जानकारियाँ दूसरे क्षेत्र में आती थी, तो वहाँ का विकास जो है धीरे धीरे हो रहा था, वो लेट से हुआ था, वो पिछड़ा हो गया क्षेत्र। तो इसको नवपाषाण को ये 4,000 से अगर 1,000 दिया रहे ऑप्शन में तो उसको ही मार सकते हैं, और 10,000 से 1,000 रहे तो वो भी ठीक होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम गुण की बात करते हैं कि उस समय में जो पूरा पाषाण काल था उसका क्या गुण था, मध्य पाषाण था उसका क्या गुण था, और नवपाषाण था उसका क्या गुण था। तो पूरा पाषाण काल में देखिए उस समय के लोग जो है शिकारी के रूप में घूमते थे। ठीक है, शिकार जो है सो मुख्य भोजन था, शिकार करके ही उनका जीविका चलता था। ठीक है, और खाद्य संग्राहक के रूप में का अर्थ हो गया कि भोजन के लिए इधर उधर भटकते थे, कहीं अस्थायी निवास नहीं होता था। जैसे एक जंगल में चले गए, एक जंगलों में गए, जंगलों के कहीं किसी कोने में किसी छोर पर वो लोग अपना तंबू गाड़े अपना रह रहे हैं। ठीक है, और उस जंगलों में जितने भी जानवर थे उसमें से धीरे धीरे करके एक एक करके मार करके वो अपना भोजन कर लेते थे। ठीक है, और जब जानवरों की संख्या कम हो जाती थी तो वो उस जंगल को छोड़ करके, उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में फिर पहुंच जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करते थे और भोजन के लिए इधर उधर भटकते थे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा पाषाण काल में न कृषि की जानकारी थी और न ही पशुपालन की जानकारी थी लोगों के पास। ठीक है, तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरा पाषाण काल की जब बात आएगी तो न ही कृषि की जानकारी थी और न ही जो पशुपालन की जानकारी थी। अब चलिए गुण की बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक उसी तरह से मध्य पाषाण काल में भी शिकारी का कार्य करते थे, भोजन के लिए इधर उधर भटकते थे। ठीक है, खाद्य संग्राहक के रूप में पशुपालन की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। लेकिन सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते को सबसे पहले बनाया गया था। सबसे पहले किसको बनाया था, कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो ये आपने देखा कि इसमें देखिए मध्य पाषाण काल में शिकारी का भी कार्य हो रहा था। मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्राहक के रूप में इधर उधर भटकना भी हो रहा था। एक्स्ट्रा इसमें क्या हुआ कि पशुपालन की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो कुत्ते को पालतू बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ। तो नव पाषाण काल में भी मुख्य जीविका था क्या, कि शिकारी ही। ठीक है, शिकारी ही था। लेकिन क्या हो गया कि नव पाषाण काल में जाकर के कृषि का कार्य लोगों ने शुरू किया। अब जब कृषि का कार्य शुरू किया, देखिए कृषि से जुड़े हुए सब कुछ उन लोगों को धीरे धीरे जानकारी हुई। तो जब कृषि का कार्य कोई शुरू करेगा तो अस्थायी रहने की ज़रूरत होती है, समय समय पर पानी देना, समय समय पर देख रेख करना, जानवरों से रक्षा करना। ठीक है, इन सब चीज़ों से तो यहीं से शुरुआत हुआ, अस्थायी निवास की शुरुआत हुई। यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत हुई, अस्थायी निवास की शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई, तो नवपाषाण काल से शुरुआत हुई। तो यहाँ से अस्थायी निवास की शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि पशुपालन में वृद्धि हो जाती है। यहाँ से पशुपालन में भी वृद्धि होती है। अर्थात नवपाषाण काल में मुख्य रूप
से क्या हो गया, कृषि पर निर्भर होने लगे लोग, कृषि पर जोर डालने लगे लोग। और उसके बाद क्या हुआ कि जो पशुपालन की व्यवस्था थी उसको भी इन लोगों ने शुरू किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं औजार की बात करते हैं। तो जब पूरा पाषाण काल था तो पूरा पाषाण काल में जो औजार थे तो वो क्या था, तो पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थरों का हथियार था, जो क्वार्टर्स जो होता है, ब्लेड होता है, इन सब चीज़ों का बड़े बड़े पत्थरों का ही हथियार बनाया गया था, चाहे कुल्हाड़ी टाइप बनाया हो, चाहे जैसा भी बनाया, जो भी बनाया जाए, लेकिन बड़े आकार के बड़े पत्थरों का ही उपयोग किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मध्य पाषाण काल आया तो सूक्ष्म पत्थरों के, छोटे छोटे पत्थरों को, माइक्रो जो स्टोन्स थे उनको जो है सो उपयोग में लाया गया, छोटे छोटे पत्थरों का हथियार बनाया गया। अब आगे जब नव पाषाण काल की बात हुई तो नव पाषाण काल में क्या हो गया, जो ज्ञानी मानव का उदय हुआ, जो होमोसेपियंस जो था। ठीक है, तो ये जो हुआ तो ज्ञानी मानव यानी आधुनिक मानव कहे जाने लगे। ठीक है, आधुनिक मानव कहे जाने लगे। हड्डियों के साथ साथ स्लेट का भी इस्तेमाल करने लगा। पत्थर तो था ही, पत्थर के बाद हड्डियों का भी जो औजार बना करके यहाँ से उपयोग किया गया। ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहले प्रश्न आ जाए किस धातु का प्रयोग किया गया, तो धातु में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, तांबा। किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को। और धातु की बात हो जाएगी तो सबसे पहले तांबा को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और हथियार की बात आएगी कि किस हथियार का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो कुल्हाड़ी का किया गया था। वो आगे देखते हैं। चलिए अब खोज क्या हुआ था इसमें, इस समय में खोज क्या हुआ था, जरा देखिए। खोज जो हुआ था वो आग की खोज हुई थी। आग का खोज तो हुआ कब, पूरा पाषाण काल में आग का खोज तो हुआ, लेकिन आग का जो समुचित उपयोग होता है वो उस समय के लोगों को समझ में नहीं आया था, यानी उस चीज़ों की जानकारी पूर्णतः नहीं थी। तो आग का क्या हुआ, खोज हुआ। अब जो मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आते आते आग का विधिवत उपयोग, आग का जो पूर्णतः जिन जिन चीज़ों में उपयोग हम कर सकते हैं, चूल्हा जलाने में, अलग अलग जहाँ भी हम कर सकते हैं, उन सब जगहों पर यहाँ पूर्णतः यानी विधिवत उपयोग करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, और अब खोज की बात आएगी नव पाषाण काल में, तो क्या हो गया, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, हड्डियों के जो औजार बनाए गए, तो ये सब क्या हो गया, और अस्थाई निवास हो गया, पशुपालन की जो व्यवस्था हुई नव पाषाण काल में हुई, और साथ ही साथ पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ, जिस पर आज जो जिंदगियां दौड़ रही है, इन पहियों का आविष्कार कब हुआ था, तो नव पाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो नव पाषाण काल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आविष्कार, ये क्या कहते हैं, खोज की दृष्टिकोण से। कृषि की खोज कह सकते हैं, पशुपालन की बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, अस्थाई निवास की व्यवस्था हो गई। ठीक है, इन सब चीज़ों का यानी पहिए का आविष्कार हुआ, तो ये सब नव पाषाण काल की ही देन है। अब आते हैं, चलिए महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से खोजे गए और उन स्थलों में क्या क्या मिला। इन चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ आ जाता है कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन खोजे गए और उन स्थलों पर क्या क्या मिला। तो देखिए जो महत्वपूर्ण स्थल थे इसमें सबसे पहले देखिए पूरा पाषाण काल में अतिरमपक्कम था। अतिरमपक्कम जो है यह तमिलनाडु में है। अतिरमपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में किन चीज़, ये कुल्हाड़ी जो है यहीं से मिला था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पत्थरों का कुल्हाड़ी यहीं से मिला था अतिरमपक्कम में। ठीक है, अब आते हैं देखिए हथनौर जो है वो आपको एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका भी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास है। तो ये दोनों हथनौर और भीमबेटका, हथनौर से मानव की खोपड़ी मिली थी। ठीक है, मानव की खोपड़ी। भीमबेटका से जो मिला था वो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख था, स्तूप था, ये सब चीज़ें भीमबेटका से मिला था। ये दोनों एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, गौर कीजिएगा, यहाँ हथनौर और भीमबेटका कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का है। हथनौर से आपको मानव की खोपड़ी मिली थी, हड्डियाँ, ठीक है, कंकाल, और ये भीमबेटका से कुछ जो अभिलेख था, स्तूप था, ये सब चीज़ मिला था। अब आता देखिए नर्मदा घाटी भी थी। नर्मदा घाटी से चित्रकारी का, प्राचीनतम चित्रकारी का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी से प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। देखिए मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर से औजार, मिर्ज़ापुर भी यूपी में है, यहाँ से विभिन्न औजार जो है ये मिले थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मध्य पाषाण काल आया तो मध्य पाषाण काल में कौन कौन से जगह की खोज हुई और वहाँ से क्या क्या मिले। मध्य पाषाण काल से देखिए चौपानी मांडू जो उत्तर प्रदेश में है,
चौपानी मांडव एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ जो मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले। मृदभांड मतलब हो गया मिट्टियों के बर्तन, मिट्टियों के बहुत सारे बर्तन जो है यहाँ से मिले, वहाँ मिट्टियों के बर्तन का साक्ष्य मिला। अब देखिए सराय नहराय, यह भी एक विशेष प्रकार का स्थल है, यह भी यूपी में ही है। ठीक है, यहाँ से विभिन्न स्थल का खोज हुआ था। ठीक है, बहुत सारे स्थल यहाँ पे से मिले हैं। अब है बागौर, देखिए बागौर राजस्थान में है। बागौर कहाँ है? राजस्थान में, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। इन दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जो कौन कौन से पशुओं का पालन किया गया था, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब आता है नवपाषाण काल। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है फिर नवपाषाण काल। देखिए ये सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नवपाषाण उन सब में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें क्या है, देखिए बुर्ज होम है जो कश्मीर में है, बुर्ज होम। अब यहाँ से क्या मिला जरा देखिए, ये गर्तवास का मतलब होता है गड्ढे में रहने वाली जो परंपरा थी, वो गर्तवास कहलाती है। तो उस समय के लोग, ये नवपाषाण के लोग गड्ढे बना करके गड्ढा में रहा करते थे। ठीक है, साथ ही साथ जब मरते थे तो दफनाने की जो परंपरा थी, उनके साथ जो कुत्ता हुआ करता था, जो पालतू पशु कुत्ता था, उसको भी उनके साथ साथ दफनाया जाता था गड्ढे में ही। ठीक है, ये है गर्तवास का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया। बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण ये है। बुर्ज होम आपको कश्मीर में है, और कश्मीर में जो बुर्ज होम है वहाँ पर गर्तवास की जो है, ये गर्तवास की जो साक्ष्य मिली है। और गर्तवास का मतलब क्या हो जाता है? गड्ढे में रहने की परंपरा। और गड्ढे में जब मर जाता था लोग तो गड्ढे में दफनाया जाता था, साथ साथ में उसके पालतू कुत्तों को भी साथ साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद आता है देखिए गुफा कराल, ये भी कश्मीर में है। गुफा कराल भी कश्मीर में है, यहाँ से भी कई प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। और देखिए चिरांद अपने बिहार में है, चिरांद सारण जिले में, बिहार के सारण जिले में चिरांद है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला देखिए, मृदभांड यहाँ से भी मिला है, मिट्टी के बर्तन यहाँ से भी मिले हैं, मिट्टियों के बर्तन यहाँ से भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। विभिन्न प्रकार के बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन थे। हड्डियाँ और पत्थरों के औजार वहाँ से मिले हैं। हड्डियों से बनाए हुए नुकीले औजार थे, पत्थरों से बनाए हुए औजार थे। ठीक है, और अब देखिए आगे आता है दो और महत्वपूर्ण बातें। एक कोल्डिहवा है जो जहाँ से सबसे प्रथम बार प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डिहवा से। और यह कहाँ है? तो यूपी में है। कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में है। अब मेहरगढ़ से कृषि करने का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम पहला साक्ष्य जो मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ है? जो वो बलूचिस्तान में है, अभी बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ये हो गई आपको जो है सो प्राचीन भारत के इतिहास में जो आपका प्रागैतिहासिक काल था, इसके सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक पाषाण काल आता है, उससे संबंधित ये सारी बातें आपको बताने का हमने प्रयास किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद उपयोगी है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह मदद अवश्य करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा बस राउंड फिगर में तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। ज़रा देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया कि विभिन्न स्रोतों से जो साक्ष्य उपलब्ध है, उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपने क्या जाना? प्रागैतिहासिक काल का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपने ये जाना कि प्राचीन जो प्रागैतिहासिक काल है उस पर शोध करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जो था वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक जो स्रोत उपलब्ध थे, लिखित कोई विवरण नहीं था। आदि ऐतिहासिक की अगर बात करें तो लिखित भी था, पुरातात्विक भी था, लेकिन उस समय उसको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है उस समय पुरातात्विक भी था और क्या कहते हैं, लिखित भी था और उसे पढ़ा भी जा सका है। फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग क्या हो गया? पहला भाग हो गया पाषाण काल। ठीक है, दूसरा भाग हो गया क्या? दूसरा हो गया कांस्य युग, और तीसरा क्या हो गया? लौह युग। कांस्य युग में आपने देखा कि तांबा और कांसा जो होता है एक विषय धातु होता है, तांबा और टीन का
का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब पाषाण काल को भी हमने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड किया है। तो 3 भागों में आपने क्या देखा, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वो जो है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक, और 10,000 ईस्वी पूर्व से जो 4,000 ईस्वी पूर्व तक है वो मध्य पाषाण है, और 4,000 से 1,000 तक वो नव पाषाण है। आपने देखा कि जो इसको गुण, औजार, खोज और महत्वपूर्ण स्थल के आधार पर इसको हम जो है सो डिवाइड करके और बताने का प्रयास किया है। उसको जो आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि जो उस समय जो मुख्य जीविका थी शिकार करना था, शिकार कर करके और एक जगह से दूसरे जगह भटक करके भोजन को जो खाद्य संग्रहण करना था वो किया जाता था। ठीक है, मध्य पाषाण में क्या हो गया, थोड़ा सा बदला, नहीं वो तो होता था लेकिन थोड़ा थोड़ा जानवरों को पालतू बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब नव पाषाण में जाते हैं तो अस्थायी निवास की बात हो गई, कृषि का व्यवस्था हो गया, नहीं कृषि का व्यवस्था हो गया, पशुपालन की व्यवस्था हो गई, अस्थायी निवास की व्यवस्था हो गई। तो ये आपका नव पाषाण काल में हो गया। अब औजारों की बात करते हैं जब, तो पूरा पाषाण काल में औजार क्या हो जाता है, बड़े बड़े पत्थरों का था। ठीक है, लेकिन जब मध्य पाषाण में आते हैं तो छोटे छोटे माइक्रो स्टोन्स का प्रयोग किया गया, और जब उसमें नव पाषाण में चले जाते हैं तो हड्डियों का भी इस्तेमाल किया गया है, और क्या कहते हैं स्लेट का इस्तेमाल किया गया है, पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जब हम खोज की बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में आग का तो खोज हुआ था लेकिन उसका पूर्णतः उपयोग नहीं जान पाए थे, लेकिन मध्य पाषाण में इसका पूर्णतः उपयोग जान पाए। और जब नव पाषाण काल में जाएंगे तो नव पाषाण काल में वही कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, स्थायी निवास की व्यवस्था हुई, इन सब चीज़ों की खोज हुई। जब महत्वपूर्ण स्तर की बात करेंगे तो अतिरम्पक्कम जो था वो तमिलनाडु में, यह पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, वो तमिलनाडु में था, और यहाँ से जो है सो आपको औजार मिला था कुल्हाड़ी, नहीं सबसे पहले लोहे ये पत्थरों का औजार मिला था। हथनौर की बात करेंगे तो वहाँ से खोपड़ी मिला था, मानव खोपड़ी, नहीं। और भीमबेटका की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, स्तूप, ये सब मिला था। जो ये कहाँ है, एमपी में, दोनों क्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में, हथनौर भी भीमबेटका भी। नर्मदा घाटी से क्या मिला था, चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे, नहीं। और क्या कहते हैं जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से औजार, बहुत सारे औजार मिले थे, अलग अलग तरह के। अब बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल का, तो यहाँ चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले थे। और क्या कहते हैं सराय नहराई जो है यह भी यूपी में ही है, यहाँ से विशेष स्थल मिला था। बागौड़ और आदमगढ़, यहाँ दोनों से पशुपालन की जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। तो बागौड़ जो हो गया यहाँ, ये राजस्थान में है, और ये जो हो गया आपका आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह से अब बढ़ते हैं लास्ट नव पाषाण काल की ओर। नव पाषाण काल में बुर्जहोम कश्मीर में, यहाँ से गर्तवास, गड्ढे में रहने की परंपरा थी, गड्ढे में मरने के बाद दफनाने की परंपरा थी। जो दफनाने में साथ साथ में जो पालतू पशु कुत्ता था उसको भी साथ में दफना दिया जाता था। ठीक है, अब आता है गुफा कराल, यह भी कश्मीर में, यहाँ से भी बहुत सारे प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण जो बिहार में पड़ता है, ठीक है, चिरांद, वहाँ से आपको क्या मिला है, तो वहाँ से मृदभांड मिला है, हड्डियों के औजार मिले हैं, साथ ही साथ क्या कहते हैं पत्थर के भी औजार मिले हैं। कोल्डीवा से, सबसे पहले कोल्डीवा यूपी में है, वहाँ से आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। और लास्ट हो जाता है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ से आपको कृषि के साक्ष्य मिले, सर्वप्रथम वहीं से कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। पूरा का पूरा जो है सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास खत्म करेंगे, फिर आगे जो है सो सारे लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।